हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये एनवायरनमेंट का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी बैठक हुए हैं, ठीक है ना, जो भी सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, विश्व स्तर पे क्या क्या सम्मेलन हुए हैं और भारतीय स्तर पे क्या क्या सम्मेलन हुआ है, ये सारी चीज़ इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी के बारे में कि पारिस्थितिकी क्या होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है। देखिए, किसी भी जीव के उसके आसपास के जैविक तथा अजैविक के साथ जो संबंध, जो परस्पर संबंध बनता है, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक ले लेते हैं खरगोश को। ठीक है, एक खरगोश जंगल में रहता है, तो उसके आसपास के पेड़, उसका जो रिलेशन बनता है उसके आसपास के पेड़ पौधों से भी, उसके आसपास के घास से भी, उसके आसपास के अन्य जीवों से भी संबंध बनता है उसका, और वहाँ के वायु से भी, वहाँ के जलवायु से भी, वहाँ के जल, ठीक है, मिट्टी, ये सब पर्वत वगैरह क्या है, इन सभी उसके आसपास में जो भी चीज़ है, ठीक, जो जैविक हो या अजैविक हो, उनके साथ तो जो रिलेशन बनाता है उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये कोई जीव है, ठीक है, तो इस जीव का जल के साथ भी संबंध होगा, वायु के साथ भी संबंध होगा, और वनस्पति के साथ भी संबंध होगा, पर्वत के साथ भी और मिट्टी के साथ भी। ठीक है, तो इस जीव का इसके आसपास के जो भी पर्यावरण, इसके आसपास के पर्यावरण कहें या फिर आसपास के जैविक या अजैविक के साथ जो परस्पर इसका संबंध बनता है उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने 1865 में, ठीक है, सर्वप्रथम इसके पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रेटर ने 1865 ईस्वी में किया था। रेटर ने 1865 ईस्वी में क्या किया था, इस पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद से दूसरी बार अर्नेस्ट हेकर ने 1869 में, ठीक है, दूसरी बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकर ने 1869 ईस्वी में किया। अर्थात ये क्या कि ये पारिस्थितिकी के बारे में बताया कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है, और इससे मतलब कि इसके बारे में जो भी डिटेल है पारिस्थितिकी के बारे में, तो सर्वप्रथम रेटर ने 1865 में बताए, और फिर इनके बाद क्या है, अर्नेस्ट हेकर ने 1869 ईस्वी में बताया। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1865 में रेटर ने बताया था ये कि परिस्थितिकी क्या होता है, इसके बारे में जो भी है। उसके बाद से अर्नेस्ट हेकर ने दूसरी बार 1869 ईस्वी में बताया। ठीक है, तो ये हो गया परिस्थितिकी। अब देखिए, अब आता है परिस्थितिकी तंत्र। परिस्थितिकी तंत्र क्या है, किसी जैविक का अपने आसपास के साथ संबंध को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लीजिए, ये भी उसी के जैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। क्या है, परिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम, ये भी क्या है, किसी भी जैविक का उसके आसपास के जो पर्यावरण है या आसपास के जो भी कुछ भी चीज़ है उससे जो उसका संबंध बनता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए दोनों में डिफरेंस, पारिस्थितिकी तंत्र छोटा या व्यापक हो सकता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो परिस्थितिकी है वो क्या है, हमेशा व्यापक ही होगा। ठीक है, तो परिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में मेन यही अंतर है कि परिस्थितिकी तंत्र छोटा या व्यापक हो सकता है, लेकिन परिस्थितिकी हमेशा ही व्यापक ही होगा। जैसे परिस्थितिकी तंत्र को देखें तो कोई फॉरेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा,
कोई रिवर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, या फिर कोई माउंटेन है, पर्वत है, ठीक है, जहाँ कोई मरुस्थल भी हो जाएगा, एक तालाब भी हो सकता है। ये क्या है, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन इकोलॉजी की बात करें, पारिस्थितिकी की बात करें, तो ये इसका व्यापक रूप होता है। जैसे इसमें क्या है, पूरा पृथ्वी ही आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े बड़े सागर हैं, महासागर हैं, ठीक है, ये समुद्र क्या है, ये परिस्थितिकी में आ जाएगा। और ये पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता है कि समुद्र का कुछ क्षेत्र क्या है जिसमें जलीय जीव अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, और वहाँ पे क्या है, उनका जो आसपास के साथ जो भी रिलेशन बन रहा है उसको क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। तो समुद्र का कोई पार्ट हो जाएगा, या फिर महासागर का ही कोई कुछ क्षेत्र हो जाएगा, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं या कहते हैं। लेकिन इकोलॉजी क्या है, पूरा का पूरा समुद्र ही हो जाएगा, पूरा महासागर ही हो जाएगा, और पूरा पृथ्वी भी हो जाएगा पारिस्थितिकी में। तो मेन अंतर ये है कि पारिस्थितिकी क्या है, विस्तृत रूप होता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, छोटा हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा छोटा ही है, व्यापक भी हो सकता है। लेकिन ये इसमें ये कंडीशन है कि पारिस्थितिकी क्या है, छोटा नहीं होगा, ये व्यापक ही होगा। ओके, एजी टांसले ने 1935 में, ठीक है, ये इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी के बाद इसका जिक्र हुआ। तो एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया, ठीक है। कि पारिस्थितिकी कब आया, 1865 में, और 1935 में इकोसिस्टम आया। एजी टांसले ने इसको परिभाषित किया कि ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जानकारी एजी टांसले ने 1935 में दी है, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना, ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि क्या है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में हमें अधिक अंतर स्पष्ट करती है। ये देखिए, यहाँ पे घास स्थल है और एक वन स्थल है, ठीक है ना। ये भी अपने आप में क्या है, घास स्थल एक इकोसिस्टम है, और ये वन स्थल भी क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। सॉरी, ये इकोसिस्टम है। क्या है, घास स्थल भी एक क्या है, इकोसिस्टम है, और एक ये वन स्थल क्या है, एक इकोसिस्टम है। उसका जो कंबाइंड पार्ट है इसको इकोटोन बोलते हैं। सपोज देखिए, कोई जंगल है, कोई वन है, उसमें क्या है, वो एक अपने आप में वन एक इकोसिस्टम तो है ही, और उसमें क्या है, उसका कुछ भाग वहाँ पे बगल में, उस वन के बगल में ही एक घास का स्थल है, जो अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है। और इधर वन भी एक इकोसिस्टम है, और इधर एक घास का स्थल है, वो भी एक इकोसिस्टम है। दोनों एकदम पास पास में है। तो क्या है, कुछ वन और कुछ घास क्या है, मिले हुए होंगे। तो इस मिले हुए भाग को इकोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं जिससे हम इकोसिस्टम और इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में और अंतर समझ पाएंगे और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, निश्चित क्षेत्र, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित क्षेत्र होता है, अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा ना, उसका क्षेत्र क्या है, निर्धारित होगा, एकदम निश्चित होगा कि हाँ इतना में ही है, ठीक है। ये एक तालाब हो गया, एक तालाब हो गया, ठीक है ना, तालाब के बाहर में, तो तालाब हो गया क्या है, इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। कोई मरुस्थल हो गया, हाँ, एक इकोसिस्टम है, इसका क्या है, सीमा निर्धारित हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा क्या है, खुला तंत्र होगा, ठीक है ना। वहाँ पे जो जीवधारी होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे जो जीवधारी होंगे इकोसिस्टम में, उसको क्या है, मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही कोई सहायता किया जाएगा, ठीक है। अर्थात इकोसिस्टम में क्या है, मनुष्य न ही उस जीव का कोई हेल्प करता है और न ही उसको
कोई भी नुकसान पहुंचाता है। ये क्या है, ये स्वतंत्र कार्यशील क्षेत्र इकाई। और इसमें क्या है, इकोसिस्टम में कार्यशील क्षेत्र इकाई होती है। खुला तंत्र का मतलब ये हो गया कि उसमें क्या है कि मानव उसमें क्या है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसको जो भी जीव है वो आपस में क्या है, अंतर जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी होनी चाहिए। और क्या है, कार्यशील क्षेत्र इकाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या है वो निर्भर हो मनुष्य पे। ठीक है ना, वो जो जीव होंगे, इकोसिस्टम के जो जीव होंगे वो क्या है, आत्मनिर्भर मतलब स्वनिर्भर होंगे। ठीक है ना, वो अपना भोजन क्या, अपनी उत्पादकता, और तीसरा चौथा चीज क्या कह रहा है, उनके पास अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है ना। ये कार्यशील इकाई होती है, मतलब कि ये कि उनको मानव के द्वारा कोई भी चीज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना, और न ही मानव उसको अपना जो भी कार्य है, ठीक है ना, पर्सनल जो रिलेशन है उनमें कोई भी बाधाएं भी नहीं डालेगा जो मनुष्य है वो। ठीक है, और अपनी उत्पादकता, ये अपना भोजन का जो व्यवस्था है वो खुद करते हैं, ये दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। मानव इसमें क्या है, उसको भोजन उपलब्ध नहीं कराएगा या फिर उसके भोजन को क्या है, इसको नहीं रोकेगा। ये खुद ही अपना शिकार करते हैं। इसमें जो भी जीव हैं, जैसे जंगल है, जंगल में क्या है, शेर है, तो शेर क्या है, अपना खुद शिकार करता है। ठीक है ना। और एक चिड़ियाघर की बात करें तो क्या है, वहां पे दूसरों पे निर्भर रहता है। वो अपनी जो खाना होता है, वो अपने भोजन की व्यवस्था क्या है, अब खुद नहीं कर पाता है, वो मनुष्य पे निर्भर होता है। मनुष्य जब उसको डालेंगे तो वो खाएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं खाएगा। लेकिन जो जंगल में होता है क्या है, वो खुद अपना शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, और हाँ ठीक है, और ठीक है, अब देखिए इसके 3 घटक होते हैं। इकोसिस्टम के मुख्य 3 घटक होते हैं। एक ऊर्जा होनी चाहिए, और दूसरी जैविक, और तीसरी अजैविक। ऊर्जा, जैविक और अजैविक, इन 3 चीज का होना जरूरी है इकोसिस्टम में। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में इन 3 चीजों का, जैविक और अजैविक और ऊर्जा का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैविक का जैविक के साथ रिलेशन को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अजैविक का अजैविक के साथ रिलेशन को पारिस्थितिकी तंत्र कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र वही होगा जिसमें जैविक भी शामिल हो और अजैविक भी शामिल हो और ऊर्जा भी शामिल हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये है जैविक और अजैविक। ये देखिए, ये एक पिरामिड बननी चाहिए ऐसे। ठीक है ना, मतलब ये कि जो उत्पादकता है, उत्पादकता क्या है, पेड़ पौधे, अर्थात जो स्टार्टिंग का चीज है, जो शुरुआती, जो प्राथमिक है, ठीक है ना, उत्पादक जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अधिक होनी चाहिए। ये ट्रायंगल क्या दर्शा रहा है कि जो नीचे है वो क्या है, अधिक होनी चाहिए, उसके ऊपर उससे कम होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर है क्या है, उसकी संख्या और कम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उत्पादकता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे की संख्या क्या है, अधिक होनी चाहिए। उसको खाने वाले क्या है, शाकाहारी, शाकाहारी तो पेड़ पौधे खाएंगे, जो भी वनस्पति वगैरह है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हिरण, ठीक है ना, हिरण, खरगोश, ठीक है ना, इसको मांसाहारी शेर। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात वह उपभोक्ता जो उत्पादकता को खाता है, अर्थात ये प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन होता है उत्पादकता। ठीक है ना, तो हिरण ये शाकाहारी है, ये क्या करेंगे, ये पेड़ पौधों को खाएंगे, अर्थात जो वनस्पति है उसको खाएंगे, उससे अपना भोजन उपलब्ध करेंगे। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, वो क्या करेगा, वो इन जानवरों को, जो शाकाहारी है, जो कि उत्पादकता अर्थात पेड़ पौधों को खाते हैं, वो उसको शेर खाएगा। तो
ये ट्रायंगल ये दर्शा रहा है कि उत्पादकता अधिक होनी चाहिए, प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम और द्वितीय उपभोक्ता उससे कम, तभी जाके हमारा इकोसिस्टम बनेगा। नहीं तो क्या है, नहीं बनेगा। कैसे, देखिए समझिए। यदि घास हो गया इतना और खरगोश या फिर हिरन हो गया इतना, मतलब कि क्या है, अगर घास कम होगा और हिरन अधिक होंगे या फिर खरगोश, जो भी जानवर हैं या जीव हैं जो कि शाकाहारी हैं, अर्थात तो घास को, पेड़ पौधे को ये सब खाते हैं, तो क्या है, अगर जीवों की संख्या, उस जीवों की जो जानवर वगैरह हैं उनकी संख्या अगर अधिक हो गई और घास वगैरह ये पेड़ पौधों की संख्या अगर कम हो गई, तो क्या होगा कि जो जीव हैं इस घास को खाकर खत्म कर देंगे। जब घास खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या है, घास कम है और खाने वाले अधिक है, तो घास खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से जो जीव हैं वो क्या है, भूख से ही क्या है, वो नष्ट हो जाएंगे, अर्थात उनको वो लुप्त हो जाएंगे, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, जीव विलुप्त हो जाएंगे, इस प्रकार हमारा इकोसिस्टम क्या है, नहीं बन पाएगा। और देखिए, जो अब शेर है, ये क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। अगर शेर की संख्या क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता से अगर अधिक कर दिए, यदि हिरन है 10 और शेर हो गए 20 या 15, तो क्या होगा, वो शेर क्या करेंगे, हिरन को खा जाएंगे, उसके बाद से वो क्या है, उनको भोजन नहीं उपलब्ध हो पाएगा, तो वो मृत्यु हो जाएगी उनकी। ठीक है, अर्थात मर जाएंगे। तो इस प्रकार भी क्या है, इन जीवों का विलुप्त हो जाएगा, इन जानवरों का विलुप्त हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता का। इसलिए ये संख्या, यदि पेड़ पौधे जो क्या है अधिक मात्रा में होंगे और उसको खाने वाले हिरण या खरगोश उससे कम मात्रा में होंगे, तो क्या है, इनको आसानी से और उचित हमेशा इनको उपलब्ध होता रहेगा इनका भोजन। और जो खरगोश या हिरण की संख्या है उससे भी कम मांसाहारी, अर्थात जो ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं, उनकी संख्या कम होगी, जैसे शेरों की संख्या कम होगी, तो क्या है, वो आसानी से अपना शिकार करके खा सकते हैं। नहीं तो बढ़ जाएगा तो क्या है, सारे हिरण को एक दिन खाते खाते खत्म कर देंगे, उसके बाद से उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब देखिए समस्याएं क्या है, इकोसिस्टम या फिर ये इकोलॉजी, इसमें समस्याएं क्या होती है, जो प्रदूषण हो रही है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये वनों की कटाई हो रही है, इससे क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या ये परिस्थितिकी क्या है, प्रभावित हो रही है। ओके। वनों की कटाई से क्या है, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, तो ये जो है उसका प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, इनमें क्या है, संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, संतुलन अच्छे से नहीं हो पाएगा। प्रदूषण, प्रदूषण भी है इसका कारण। और क्या है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, इससे भी जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन अर्थात कहें तो क्या है, कहीं बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो गई तो वहाँ बाढ़ की समस्या हो जाएगी, तो वहाँ जीव नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। और कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बारिश ही नहीं हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार की जब क्लाइमेट चेंज होगा तो भी क्या है, जीवों को इफेक्ट पड़ेगा। जब जीवों को इफेक्ट पड़ेगा तो क्या है, इकोसिस्टम हमारा, ये जो इकोसिस्टम है या फिर इकोलॉजी, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊर्जा पिरामिड कैसे बनता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए
ठीक है। देखिए ये उत्पादकता है, ठीक है ना। उत्पादकता इसका क्या है, 100% है। इसका मात्र 10% ही क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता होनी चाहिए, और इसके मात्र 10% ही ये क्या है, द्वितीय उपभोक्ता होनी चाहिए। अर्थात इस प्रकार हमारा क्या है, ऊर्जा का चेन बनता है, ठीक है ना। अर्थात नीचे जो प्राथमिक उत्पादकता होगी उसकी ऊर्जा क्या है, अधिक होनी चाहिए। उसके बाद से प्राथमिक उपभोक्ता आती है उसका, इसका 10%, फिर द्वितीय उपभोक्ता आता है उसका, इसका 10%, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ऊर्जा का चेन बनता है, ठीक है। जो सबसे नीचे होता है अर्थात जो प्राथमिक उत्पादक है वो क्या है, उसका उत्पादक का मात्र 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता होनी चाहिए, और प्राथमिक उपभोक्ता का 10% ही द्वितीय उपभोक्ता होनी चाहिए। द्वितीय उपभोक्ता के मात्र 10% ही तृतीय उपभोक्ता होनी चाहिए, और उसके मात्र 10% भी उसके आगे आगे वाले उपभोक्ता होने चाहिए, ठीक है। अर्थात जो सबसे आखिरी में है, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, नीचे वाले से कम रहेगा, और जो सबसे नीचे अर्थात उत्पादकता वो क्या है, सबसे अधिक होने चाहिए, ठीक है ना। अब एक और चीज आती है फूड चेन। देखिए फूड चेन समझ लीजिए क्या होता है। ये देखिए फूड चेन है, ठीक है। ये है फूड चेन। मिट्टी, मिट्टी से प्राप्त हुआ क्या है, पेड़ पौधे, मिट्टी से उगते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से पेड़ पौधे क्या है, हिरन का भोजन है, और हिरन शेर का भोजन है। अर्थात ये पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, और हिरन कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे कहाँ है, और ये शेर, शेर कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो हिरन से। इस प्रकार क्या है, जो फूड चेन होगी जितना लंबा होगा, ठीक है ना, ये जो फूड चेन है वो जितना लंबा होगा, और ये क्या है, शेर, शेर जब मृत्यु हो जाता है तो क्या है, अपघटित होकर ये फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात इनमें जो चेन है जितनी लंबी होगी, ठीक है ना, फूड चेन, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उतना ही मजबूत होगा, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये रहा परिस्थितिकी के बारे में। इससे जनरली क्वेश्चन क्या है, पुटअप कर लिए जाते हैं। ये एनवायरनमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो धन्यवाद।